मैंने खान साहब का नाम सुन रखा था। इनके मुतल्लिक मशहूर था कि वो बैनुल अक़वामी स्मगलर हैं और रोज़ाना करोड़ों रुपए का माल इधर उधर करते हैं। बाहर अचानक गाड़ियाँ रुकने की आवाज़ आई तो मैं चौंक उठा और तकिए के नीचे हाथ डालकर बेख्तियार मैंने मशीन पिस्टल निकाल लिया। मेरी इस अस्तरारी हरकत पर एहसान हंसने लगा और बोला, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, शायद खान साहब आ गए हैं। मैंने मशीन पिस्टल दोबारा तकिए के नीचे रख दिया और उठ खड़ा हुआ। एहसान लपक कर पहले ही बाहर निकल चुका था। पहले मैंने कमरे से बाहर निकलना चाहा मगर फिर कुछ सोच कर कमरे में रुक गया। मैंने सोचा कि एहसान अगर खान साहब से मेरी मुलाकात कराना चाहेगा तो वो खुद ही बुलवा लेगा। एहसान की वापसी 20 मिनट बाद हुई। मैं इस दौरान सिगरेट फूंकता रहा। एहसान ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, चलो तुम्हें खान साहब बुला रहे हैं। मुझे जानते हैं वो? जाहिर है वो तुम्हें जानते हैं तो तुम यहाँ नज़र आ रहे हो ना। एहसान हंस कर बोला, परसों खान साहब से मेरा रब्ता हुआ था तो मैंने तुम्हारा तज़किरा किया था। तुम्हारा नाम सुनते ही बोले कि वो बहुत काम का आदमी है। मैं जानता हूँ कि भारत और पाकिस्तान दोनों इसके सर के तलबगार हैं। तुम फ़ौरन इसे वहाँ से निकाल कर महफूज जगह पर पहुँचा दो। फिर वो सांस लेने को रुका और कुछ तवक्कुफ़ के बाद बोला, इनका आज पहुँचना गैर मुतवक्के है। इन्होंने गाड़ी से उतरते ही पहला सवाल ये किया कि वो पाकिस्तानी नौजवान तो ठीक है। एहसान ये कहकर उठ खड़ा हुआ, आओ मेरे साथ। मैंने वास्कट पहनी और इसके साथ चल दिया। कॉरिडोर में थोड़े थोड़े फासले पर खूनख्वार किस्म के मुसल्ले अफराद खड़े थे। आखिरी सिरे पर वाक़े कमरे के सामने भी 2 मुसल्ले गार्ड खड़े थे। मैं कमरे में दाखिल होने लगा तो इनमें से एक वालिहाना अंदाज में मेरी तरफ बढ़ा और मुझसे बगलगीर हो गया। इससे गले मिलते ही मुझे एहसास हो गया कि इसने बहुत माहिराना अंदाज में मेरी तलाशी ले ली है। फिर वो मुस्कुरा कर बोला, कैसे हैं आप? असल में मैं भी काफ़ी अरसे पाकिस्तान में रह चुका हूँ, खुशी हुई आपसे मिलकर। मैंने भी मुस्कुरा कर कहा, वैसे आप अपने काम में माहिर हैं। एहसान मुझे लेकर कमरे में दाखिल हो गया। वहाँ फर्शी नशिस्तें थी और कालीन पर सफ़ेद चांदनी बिछी हुई थी। गाँव तकी का सहारा लेकर एक धान पान सा मगर काफ़ी लंबा शख्स बैठा था। इसके चेहरे पर ऐसा जलाल था कि नज़र नहीं ठहर रही थी। वो शलवार कमीज़ और बास्केट में मलबूस था। सर पे कुराकली टोपी थी। इसे देख कर न जाने क्यों मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे पास सूबा सरहद का कोई कबायली सरदार बैठा है। मुझे देख कर वो उठ खड़ा हुआ। इसके उठते ही वो सब लोग भी खड़े हो गए जो इसके सामने नींद दायरे में मुअद्दब बैठे थे। खान साहब ये कामरान है। एहसान ने बहुत अदब से नज़रें झुकाकर कहा, अस्सलाम वालेकुम। मैंने खान साहब को सलाम किया। उन्होंने बाहें फैला दी और वालिहाना अंदाज में मेरी तरफ बढ़ते हुए बोले, वालेकुम अस्सलाम। मैं इनके सीने से लग गया। उन्होंने मुझे बाजुओं में जकड़ लिया और शफ़क़त अमेज़ लहजे में, तू नर बच्चा है नर। खान ऐसे लोगों की कदर करता है। अब तू खान की पनाह में है। इनके बाद मैंने वहाँ मौजूद हर शख्स से बारी बारी हाथ मिलाया और खान साहब के सामने बैठने की कोशिश की। इधर बैठो बच्चा इधर। खान साहब ने मुझे अपने साथ बिठा लिया। इनकी शफ़क़त और अपनायत देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अरसे के बाद किसी ने मुझे इतने प्यार से मुखातिब किया था। ओए तू रो रहा है? खान साहब ने हैरत से कहा। ओए तेरे नाम की दहशत से तो भारतीय पुलिस की नींदें उड़ गई हैं। इंतहा पसंद हिंदू लीडरों का सुख चैन हराम हो गया है और तू रो रहा है। ये तो तशक्कुर के आंसू हैं खान साहब। मैंने जवाब दिया, दयारे गैर में किसी गरीबुल वतन को घनी छाँव मुयस्सर आ जाए तो वो तशक्कुर ही कर सकता है। दिल खुश कर दिया बच्चा। तू तो अच्छी खासी फ़ारसी बोलता है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। इकबाल के बाद खान साहब वो दूसरे आदमी थे जिन्होंने मेरी उर्दू को फ़ारसी कहा था। शायद मैं कई जगह इस फ़ारसी अमेज़ उर्दू की वजह से शनाख्त कर लिया गया था। वहाँ के मुसलमान नौजवान भी इस किस्म की ज़ुबान नहीं बोल सकते। जाहिर है ये ज़ुबान वहाँ राइज नहीं है। मैंने फ़ैसला कर लिया कि आइंदा गुफ्तगू में फ़ारसी और अरबी का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा। खान साहब देर तक मुझसे बातें करते रहे। मैं इन बातों का मुख्तसर जवाब देता रहा। इस दौरान में वो मुसलसल कहवा पीते रहे। इनकी वजह से मुझे भी कहवे की 3-4 प्यालियाँ पीनी पड़ी। जब गुफ्तगू में थोड़ा सा वक्फ़ा आया तो एहसान ने मुअद्दब अंदाज में पूछा, खान साहब आप आज रात यहीं ठहरेंगे ना? नहीं, खान साहब ने जवाब दिया। फिर कलाई की घड़ी पर नज़र डालते हुए उठ खड़े हुए। 12:30 बज गए। उन्होंने ख़ुद कलामी के अंदाज में कहा। फिर कमरे में मौजूद एक शख्स से मुखातिब हुए, गुल खान गाड़ी निकालो, अब मैं चलूँगा। वो जैसे अचानक आए थे इसी तरह अचानक वापस भी चले गए। इनकी गाड़ी के साथ 2 गाड़ियाँ मज़ीद थीं। इन दोनों गाड़ियों में इनके गार्ड सवार थे। इनमें से एक सुजुकी कैरी आगे थी और दूसरी इनकी गाड़ी के पीछे। इन्हें रुखसत करके मैं अपने कमरे में लौट आया था। एहसान भी मेरे पीछे पीछे कमरे में आ गया और बोला, कैसे लगे हमारे खान साहब? बहुत ज़बरदस्त, एकदम ग्रेसफुल। मैंने जवाब दिया, पाकिस्तान में इनके मुतल्लिक बहुत कुछ सुनता रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि इनसे मुलाकात भी हो जाए। आज ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनवाऊँ? एहसान ने मौजू बदलते हुए कहा। हाँ यार, इस वक्त कॉफ़ी की तो रही है। कहवा तो मैं खान साहब की वजह से पीता रहा, हालांकि कहवा मुझे अच्छा नहीं लगता। एहसान कॉफ़ी के लिए कहने चला गया। वो वापस आया तो मैंने इससे पूछा, मुझे आज का अखबार मिल जाएगा? हाँ, कई अखबार मौजूद हैं, मैं अभी लेकर आता हूँ। वो उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा।
फिर जाते जाते रुक गया और बोला, मगर वो तो सब हिंदी के अखबार हैं, मैं कल से तुम्हारे लिए इंग्लिश के अखबार भी मंगवा लूँगा। फिर वो मुस्कुरा कर बोला, आज तुम खूब सोए हो, मेरा ख्याल है कि फ़िलहाल तुम्हें नींद नहीं आ रही होगी। दरअसल आज मैं भी दिन में खूब सो लिया था। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बकवास सुनना चाह रहे हो, मगर पहले मुझे कॉफ़ी तो पी लेने दो। वो मुस्कुरा कर बोला। कॉफ़ी पीने के बाद मैंने कंबल जिस्म के गिर्द अच्छी तरह लपेट लिया क्योंकि सर्दी में इजाफा होता जा रहा था। एहसान भी रज़ाई ओढ़े हुए आरामदेह कुर्सी पर बैठा था। हाँ, तो मैंने बात कहाँ ख़त्म की थी? मैंने पूछा। तुम और नासिर ग्लोरिया को लेने जीपीओ गए थे, एहसान ने कहा। वो दोनों तेज़ी से गाड़ी तक आए। ग्लोरिया पिछली नशिस्त का दरवाज़ा खोल कर अंदर बैठ गई। मैंने खिसक कर ड्राइविंग सीट नासिर के लिए छोड़ दी। नासिर ने बैठते ही गाड़ी आगे बढ़ा दी। ग्लोरिया ने सर पर स्कार्फ बांधा हुआ था, गहरे रंग के शीशों का चश्मा लगाया था। गाड़ी में बैठते ही इसने मुझसे कहा, तुम खैरियत से तो हो ना? खैरियत कहाँ है? मैं मुस्कुरा कर बोला। रात मुझे अंदाज़ा था कि इसके आदमी मेरे इस्तकबाल के लिए पहले ही से मेरे घर पर मौजूद होंगे। मैं एहतियातन घर की तरफ नहीं गया। फिर मैंने इसे अपनी और बॉस की गुफ्तगू के बारे में बताया। तुमसे दुश्मनी तो समझ में आती है, मगर वो मेरा दुश्मन क्यों हो रहा है? ग्लोरिया उलझ कर बोली। तुमसे कोई कोताही तो सरजद नहीं हुई? मैंने पूछा। अगर हुई भी हो तो इसका यहाँ के मामलात से क्या ताल्लुक? यहाँ का बॉस तो मुझे सज़ा देने का मिजाज नहीं है। बेख्तियार मुझे हंसी आ गई। ग्लोरिया नागवारी से मुझे घूरने लगी। मैंने संजीदा होकर पूछा, तुम कब से इस सिंडिकेट के लिए काम कर रही हो? इस वक्त मेरी उम्र 15 साल थी जब मैंने इस गैंग में शमूलियत इख्तियार की थी। ग्लोरिया ने जवाब दिया। इसके बावजूद तुम सिंडिकेट के तरीक़ाकार से वाकिफ़ नहीं हो। हेडक्वार्टर किसी भी जिम्मेदार आदमी को ये फ़राइज़ सौंप सकता है। बॉस को ऊपर से अहकाम मिले होंगे कि ग्लोरिया को रास्ते से हटवा दो। वो अपने तौर पर इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। ठीक है, मैं बराह रास्त हेडक्वार्टर से बात करूँगी। इस शख्स को छोड़ूंगी नहीं जो यहाँ का बॉस है। ग्लोरिया गुस्से में मुठियाँ भेज कर बोली। फिर वो अचानक उठी। ये आदमी कहाँ के हैं? जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ आंसू गोट में। वो गोट शहर से काफ़ी दूर है, इसलिए मेरे लिए बहुत मुनासिब है, मगर हम इस वक्त आंसू गोट नहीं जा रहे। नासिर ने उर्दू में कहा। मैं फ़िलहाल हाईवे की तरफ जा रहा हूँ अपने पोल्ट्री फार्म पर। मगर तुम तो आंसू गोट जा रहे थे? मैंने पूछा। हाँ, वो जगह ज़्यादा महफूज तो है, मगर वहाँ टेलीफोन नहीं और तुम्हें टेलीफोन की ज़रूरत भी पड़ेगी। ये तुम लोग अपनी ज़ुबान में क्या बातें कर रहे हो? ग्लोरिया नाराज़ होकर बोली। सॉरी ग्लोरिया, मैंने कहा, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि तुम्हें उर्दू नहीं आती। फिर बकिया सफ़र खामोशी से तय हो गया। हम तीनों ही अपने अपने तौर पर सोच में गुम थे। मैं चौंका तो इस वक्त जब गाड़ी एक धमाके से रुक गई। नासिर का पोल्ट्री फार्म खासे वसी रकबे पर था। इसने हॉर्न बजाया तो बड़े से आहिनी गेट की ज़ेली खिड़की खुली और हुजूर बख्श का चेहरा दिखाई दिया। नासिर को देखते ही वो फुर्ती से अंदर गायब हो गया और इसने गेट खोल दिया। अंदर दूर दूर तक मुर्गियों के लिए बड़े बड़े पिंजरे थे। रवीश के किनारों पर जालीदार रुकावटें लगी हुई थी ताकि मुर्गियाँ गाड़ी के नीचे ना आए। दूसरी तरफ बेशुमार मुर्गियाँ दौड़ती फिर रही थीं और दाना चुग रही थीं। मैं यहाँ मुतअद्दद मरतबा पहले भी आ चुका था। फार्म के दूसरे सिरे पर बाएं जानिब स्टाफ के लिए कमरे और दाएं जानिब 2 बेडरूम और 1 सीटिंग रूम नासिर ने अपने लिए मखसूस कर रखा था। वो शहर के हंगामों से उकता कर बाज़ औक़ात हफ्ते हफ्ते भर यहीं रहता था। जब नासिर ने आंसू गोट का नाम लिया था तो मुझे यहाँ का ख्याल आया था, मगर मैं ये सोच कर खामोश रहा था कि मुमकिन है नासिर ग्लोरिया को वहाँ ठहराना चाहता हो। हुजूर बख्श समेत इसके 8 मुलाजिमीन मुस्तकिल यहीं रहते थे। इनमें एक मैनेजर, एक खानसमा और बकिया मुर्गियों के निगरान थे। हुजूर बख्श पोल्ट्री फार्म का चौकीदार भी था और नासिर की मौजूदगी में इसके तमाम काम भी वही करता था। नासिर अपनी गाड़ी को सीधा गैराज में ले गया। नासिर के कामती हिस्से का एक बगली दरवाज़ा गैराज में भी खुलता था। जब हम इत्मीनान से अंदर जाके बैठ गए तो नासिर ने फ़ोन उठाया। नवाब शाह के लिए ट्रिंक कॉल बुक करा दी। हाँ, अब बताओ, मैंने ग्लोरिया से पूछा। तुम्हारे साथ क्या वाक़या पेश आया? वो शायद पहले से मेरे कमरे में छुपे हुए थे, ग्लोरिया ने जवाब दिया। छुपे हुए थे? मैंने हैरत से पूछा। क्या वो कई थे? 2-3 आदमी थे। दिलावर को तो हम बीच पर बेहोश करके छोड़ाए थे। इतनी जल्दी वो तो नहीं पहुंच सकता। शायद इसने अपने आदमियों को पहले ही मेरे होटल भेज दिया था। तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि कमरे में और कोई भी मौजूद है? मैंने पूछा। मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैं थोड़ी बहुत दिलावर की तरफ से तो महतात थी, मगर ये तो सोच भी नहीं सकती थी कि कुछ आदमी कमरे में मेरे मुंतज़िर होंगे। उन्होंने फौरी तौर पर मुझ पर हमला नहीं किया। मैं लाइट ऑफ करके सोने के लिए लेट गई थी। काफ़ी देर तक मुझे नींद नहीं आई तो मैंने एक मैगज़ीन उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया। फिर जब हल्की हल्की नींद आने लगी तो मैं टेबल लैंप का स्विच ऑफ करके लेट गई। मैं नीम गनूदगी में थी कि मुझे हल्की सी आहट महसूस हुई। मैंने एकदम उठने की कोशिश नहीं की, बल्कि इसी तरह लेटे ही लेटे आंखें खोलकर कमरे का जायज़ा लिया। कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा था। कॉरिडोर की मदम रोशनी में मुझे नजर आया कि दिलावर कमरे में दाखिल हुआ है। दिलावर ने कमरे में दाखिल होकर आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद किया और इसे बोल्ट करके स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ा। फिर इसने अचानक लाइट ऑन कर दी। इस वक्त मैंने देखा कि दिलावर समेत कमरे में 4 आदमी हैं। वो
सब मेरे बेड के इर्द गिर्द खड़े थे। दिलावर के हाथ में इसका मखसूस हथियार बारीक आहिनी वायर थी। मैंने लेटे ही लेटे जगंद भरी और दिलावर पर जा पड़ी। वो इस गैर मुतवक्के हमले के लिए तैयार नहीं था, इसलिए गिर पड़ा था। मैंने एक झटके से वायर इससे छीन ली और इस दौरान में बैक किक मार के मैं इसके 2 आदमियों को नकारा कर चुकी थी। फिर मैंने वायर दोनों हाथों में पकड़ा और इसका फंदा एकदम दिलावर की गर्दन में डाल दिया। तीसरे आदमी ने बढ़ने की कोशिश की, मगर मैंने झटका देकर दिलावर को ढाल बना दिया और इसके साथी से डपट कर बोली कि अगर आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं इसकी गर्दन तन से जुदा कर दूंगी। मैंने अपनी गिरफ्त मजीद सख्त कर दी। दिलावर के हलक से खरखराहट की आवाज़ निकली, फिर इसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। मैंने अचानक दिलावर को छोड़ के इसके एक बेहोश साथी का रिवॉल्वर उठा लिया और तीसरे आदमी से डपट कर बोली कि अपने इन दोनों आदमियों को होश में लाओ और यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं गोली मार दूंगी। इससे पहले कि वो इन्हें होश में लाता, वो दोनों खुद ही कराहते हुए होश में आ गए। मैंने इनसे कहा कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। इनके जाने के बाद मैंने दिलावर की तरफ तवज्जो दी। वो अभी मरा नहीं था, बल्कि सिर्फ बेहोश हुआ था। मैंने दरवाज़ा खोलकर कॉरिडोर में झांका, वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। मैं दिलावर को घसीटती हुई लिफ्ट तक ले गई। इसे लिफ्ट में ठोंसने के बाद मैं खुद भी लिफ्ट में दाखिल हो गई और दरवाज़ा इतना खुला रहने दिया कि लिफ्ट नीचे या ऊपर न जा सके। फिर मैंने इसी तार से दिलावर का सर जिस्म से अलहदा कर दिया और बाहर निकल के लिफ्ट का दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे लिबास पर भी खून के कुछ धब्बे पड़ गए थे। मैंने फुर्ती से कपड़े बदले और दोबारा कॉरिडोर में निकल आई। लिफ्ट अभी तक इसी फ्लोर पर खड़ी थी। मैं दूसरी लिफ्ट के जरिए टॉप फ्लोर पर गई और इस लिफ्ट को ऊपर कॉल कर लिया, जिसमें दिलावर की लाश थी। मैं नहीं चाहती थी कि कत्ल का शुबा मुझ पर किया जाए। वैसे मुझे तुम्हारी पुलिस से ये उम्मीद नहीं है कि वो इतनी जल्दी कुछ कर सकेगी। नासिर हैरत से आंखें फाड़े इसकी बात सुन रहा था। शायद इसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये नाजुक अंदाम और खूबसूरत दोशीज़ा इतनी खूनखार भी हो सकती है। मेरा ख्याल ये है ग्लोरिया के दिलावर इत्तफाकिया तौर पे तुम्हारे पीछे नहीं लगा था, इसे ये काम बाकायदा सौंपा गया था, वरना इसके आदमी तुम्हारे कमरे में पहले से मौजूद ना होते। पहले मेरा भी यही ख्याल था कि दिलावर ने मुझ पर हमला किया है, मगर इस वाक़े के बाद मैं भी यही सोचने पर मजबूर हूँ कि ये सब तयशुदा मंसूबे के तहत है। फिर वो कुछ सोच कर बोली, मगर ऐसा कौन कर सकता है। अचानक फ़ोन की घंटी बजने लगी। नासिर ने रिसीवर उठा लिया। इसकी गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो अपने बाबा से बात कर रहा है। टेलीफोन से फारिग होकर इसने कहा, मैंने किसी भी ख़तरे से निवड़ने के लिए गोट से 3 बेहतरीन आदमी बुलाए हैं। अब मैं देखूंगा कि तुम्हारा बॉस कितने पानी में है। मैं इसकी बात सुनकर दिल ही दिल में हंसने लगा। वो शायद बॉस को छोटा मोटा कोई बदमाश समझा था। मैंने ग्लोरिया से कहा, तुम बॉस से बात करो, देखिए वो क्या कहता है। टेलीफोन सेट अपनी तरफ खिसकाकर वो बॉस का नंबर डायल करने लगी। फिर तहुकमाना लहजे में बोली, पुट मी ऑन बॉस। फिर फ़ौरन शायद बॉस लाइन पर आ गया। ग्लोरिया ने सर्द लहजे में कहा, हेलो ग्लोरिया स्पीकिंग। मैं कहाँ हूँ? वही अपने होटल में हूँ। और कहाँ हूँ? इस वक्त मैं जनरल पोस्ट ऑफिस से बोल रही हूँ। फिर वो लहजा बदल कर इंतहाई सर्द अंदाज में बोली, बॉस तुम्हें अपने आदमी के कत्ल की इतला तो मिल ही चुकी होगी। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि तुमने इसे मेरे पीछे क्यों लगाया था। मरने से पहले दिलावर ने खुद मुझे बताया था कि मुझे तुम्हारे कत्ल का हुक्म बॉस ने दिया है। मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो, मेरे कत्ल की साजिश किसने की थी? कम टू द पॉइंट। ग्लोरिया का लहजा सख्त हो गया। यस और नो। ठीक है, मैं भी तुमसे मुलाकात करना चाहती हूँ, मुझे जनरल पोस्ट ऑफिस से पिक कर लो। ये कहकर इसने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। मारे गुस्से के इसका चेहरा मसख हो रहा था। मैं तो इसे जहन्नम रसीद कर दूंगी, ये समझता क्या है। ग्लोरिया मुंह ही मुंह में बिड़बिड़ाई और एक बार फिर टेलीफोन पर कोई नंबर डायल करने लगी। दूसरा फ़ोन इसने एयरलाइन के ऑफिस करके अपनी सीट कैंसिल कराई थी। इसका मतलब था कि वो फ़िलहाल वापस नहीं जा रही। सुनो कामरान, इसने मुझसे कहा, मैं आज रात किसी वक्त ओवरसीज़ कॉल करके ग्रैंड मास्टर से बात करूँगी। अगर इसने मुझसे एक्सक्यूज़ कर लिया तो ठीक है, दूसरी सूरत में इन सब के लिए मैं तबाही का पैगाम बन जाऊँगी। ग्रैंड मास्टर तुमसे एक्सक्यूज़ करेगा? मैंने तज़ीक अमेज़ लहजे में कहा, ये कोई अंधों बहरों की तंजीम नहीं है ग्लोरिया, जो ग्रैंड मास्टर तुमसे एक्सक्यूज़ करेगा। ग्लोरिया की आंखों से गोया शोले निकलने लगे। इसने बिफर कर कहा, तुम्हें शायद मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है, इसलिए ऐसी बात कर रहे हो। मैं आज रात ग्रैंड मास्टर से बात कर लूँ, फिर तुम देखना मैं क्या करती हूँ। मैंने इसे मज़ीद छेड़ना मुनासिब न समझा। इसने अपने शोल्डर बैग की जेब से एक डायरी निकाली और इसकी वरक गर्दानी करने लगी। पूरी डायरी मुख्तलिफ नामों और फ़ोन नंबरों से भरी हुई थी। वो बॉल पॉइंट से कुछ मखसूस नामों को अंडरलाइन करने लगी। मैं खामोशी से इसे देखता रहा। इस दौरान में नासिर उठकर चला गया था। थोड़ी देर बाद इसका मुलाजिम हुजूर बख्श कॉफ़ी ले आया। इसके पीछे नासिर भी था। ग्लोरिया अपने काम में इतनी महव थी कि इसकी कॉफ़ी ठंडी हो गई। नासिर ने हुजूर बख्श को बुलाकर दूसरी कॉफ़ी लाने को कहा। डायरी के बहुत से नामों को अंडरलाइन करने के बाद इसने डायरी बंद कर दी और नासिर से बोली, यहाँ कॉफ़ी के अलावा भी कुछ पीने को मिल सकता है? हाँ, चाय, कोल्ड ड्रिंक, मिल्क शेक और सादा पानी, कुछ भी मिल सकता
सकता है, नासिर ने हंस कर कहा। हालांकि इसका मतलब वो भी अच्छी तरह समझ रहा था। ग्लोरिया मेरी तरफ मुड़कर बोली, अपने दोस्त को बताओ कि मैं क्या पीना चाहती हूँ। इसकी बात पर मैं और नासिर दोनों हंसने लगे। नासिर ने संजीदगी से कहा, विस्की फ़िलहाल तो यहाँ नहीं मिलेगी, मगर मैं शाम तक इंतज़ाम कर लूँगा। ग्लोरिया ने शाने उचकाए और कॉफ़ी पीने लगी। मेरी नज़रें इसकी डायरी पर जमी हुई थी। मुख्तलिफ नाम, टेलीफोन नंबर्स और एड्रेस देखकर ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये डायरी बहुत अहम है। मैंने सोचा अगर किसी तरह ये डायरी मेरे हाल लग जाए तो मज़ा आ जाए। फिर मुझसे रहा न गया और मैंने ग्लोरिया से पूछ लिया, इस डायरी में क्या है? ग्लोरिया, जो तुम इतने इन्हमाक से इसे पढ़ रही हो, इस डायरी में सिंडिकेट के तमाम सरकर्दा अफराद के नाम और पते हैं। मैं इन नामों को अंडरलाइन कर रही थी जो मेरा साथ दे सकते हैं। सिर्फ पाकिस्तान में इतने अफराद हैं, मैंने तजाहल से काम लिया है। सिर्फ पाकिस्तान में, वो मुँह बनाकर बोली। इसमें पूरी दुनिया के सरकर्दा मेंबर्स के क्वाइफ हैं। और इसमें तुम्हारे मुतवक्का मदद रू कितने हैं? मैंने पूछा। 100 से ज़्यादा हैं, ग्लोरिया ने पुरख्याल लहजे में जवाब दिया। फिर कुछ सोच कर बोली, यहाँ के मुकामी बदमाशों से तुम्हारे ताल्लुकात हैं? मैं कोई उचक्का या बदमाश नहीं हूँ जो बदमाशों से ताल्लुकात भी रखूँ, मैंने झिंझिला कर कहा। मुझे इसकी बात पर वाकई गुस्सा आ गया था। मेरा मतलब ये नहीं था। वो हंसने लगी। हंसते हुए कम वक्त मज़ीद दिलकश लगती थी। मैं सिर्फ किराए के बदमाशों से कुछ काम लेना चाहती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि बदमाशों से दोस्ती भी हो। बदमाशों से दोस्ती तो है, मैंने तंजिया लहजे में कहा। आखिर तुम भी तो खुद को मेरा दोस्त कहती हो। अच्छा, ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम शहर के किसी बदमाश को जानते हो तो फ़ोन करके इसे यहाँ बुला लो। मज़ीद आदमियों का बंदोबस्त वो खुद ही कर लेगा। मुझे बताओ कि तुम आखिर क्या करना चाहती हो? मैं उलझ कर बोला। मैं सिर्फ अपनी ताकत का मुजाहिरा करना चाहती हूँ, ग्लोरिया ने जवाब दिया। आपको सिर्फ मैन पावर की ज़रूरत है ना? नासिर ने कहा। इसके लिए ज़रूरी है कि किराए के बदमाश इस्तेमाल किए जाएँ। रात तक मेरे 3 आदमी यहाँ पहुँच जाएंगे। फिर ये हुजूर बख्श है, कामरान है, मैं हूँ और मिस्टर नासिर आप? ग्लोरिया ने पूछा। आप भी हमारा साथ देना चाहते हैं? बात ये नहीं है, ग्लोरिया ने कहा। असल में आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि ये लोग कितने खबीस हैं। कामरान मेरा दोस्त है और अब इस मौजू पर मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मेरा ख्याल है कामरान, ग्लोरिया ने कहा। मिस्टर नासिर के आदमियों से भी काम चलाया जा सकता है। हमें फ़िलहाल कोई ऐसा अहम काम नहीं करना जिसमें तरबियत याफ्ता अफराद की ज़रूरत हो। तुम्हारे जहन में क्या है? मैंने पूछा। कुछ मुझे भी तो बताओ। मैं बॉस को ज़िक्र पहुंचाना चाहती हूँ, ग्लोरिया ने कहा। मगर कैसे? मैं उलझ कर बोला। इसका इल्म शायद तुम्हें भी नहीं है कि बॉस की बीवी कहाँ रहती है। कहाँ रहती है? मैंने हैरत से कहा। मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि बॉस शादीशुदा भी है। मुझे तो बॉस का असल नाम भी नहीं पता। तुम तो वाकई बहुत मस्कीन आदमी हो, ग्लोरिया ने कहा। अब तुम कहोगे कि मुझे अपना नाम भी मालूम नहीं? तंज मत करो, मैंने मुंह बनाकर कहा। मैंने आज तक ज़रूरत ही महसूस नहीं की, वरना बॉस भी इसी शहर में रहता है। ये सब मालूम करना क्या मुश्किल था? अच्छा, गुस्सा छोड़ो, ग्लोरिया हंसकर बोली। मेरा प्लान ये है कि मैं बॉस की बीवी को उठा लूँगी। ग्लोरिया ने यूँ कहा जैसे कोई मामूली चीज़ उठाने की बात की हो। इसने भी हाल ही में शादी की है और मैंने सुना है कि लव मैरिज है और अपनी बीवी को बहुत चाहता है, मगर इसे अगवा करके हमें क्या फ़ायदा पहुँचेगा? मैंने पूछा। ओहो, तुम तो बिल्कुल अहमक हो, ग्लोरिया झिंझिला गई। वो सारे शहर में नाचा नाचा फिरेगा, फिर मैं अपनी शराइत पर इसकी बीवी को रिहा करूँगी। मगर ग्लोरिया, ये तरीका, वो कोई नेक आदमी नहीं है, ग्लोरिया ने तरख लहजे में कहा। वो खुद भी दूसरों के साथ यही हरकतें करता है। इसकी बीवी कहाँ रहती है? नासिर ने पूछा। ग्लोरिया ने वही डायरी खोली जिसमें लोगों के नाम पते दर्ज थे। फिर सफ़े पलटने के बाद एक सफ़ा दिखते हुए बोली, वो KDA स्कीम नंबर 1 में रहती है। इस नाम निहाद बॉस ने अपना एड्रेस ख़ास आदमियों से भी पोशीदा रखा है। ये तो मैंने अपने ज़राए से मालूम किया है। फिर वो जमाई लेकर नासिर से मुखातिब हुई। मिस्टर नासिर, आपके आदमी कब तक यहाँ पहुँच जाएंगे? वो लोग रात को 7:30-8 बजे तक यहाँ पहुँचेंगे, नासिर ने जवाब दिया। मगर इस काम में इतनी भीड़ भाड़ की क्या ज़रूरत है? ये काम तो हम दोनों में से कोई भी तन्हा कर सकता है, मैंने कहा। इन आदमियों की भी ज़रूरत अभी नहीं है। बॉस की बीवी को हम तन्हा ही अगवा करेंगे। अभी बस एक कप कॉफ़ी और पी लें, फिर चलते हैं। आधे घंटे बाद मैं और ग्लोरिया KDA स्कीम नंबर 1 की तरफ जा रहे थे। नासिर ने भी साथ चलने की कोशिश की थी, मगर मैंने इसे रोक दिया था। इस काम में यूं भी ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत नहीं थी। मुझे ग्लोरिया की मालूमात पर हैरत थी। इसे ये तक मालूम था कि बॉस ने लव मैरिज की है। बकौल ग्लोरिया, ये शादी हाल ही में हुई थी और मुझे इसकी इतला नहीं थी। ग्लोरिया को अमेरिका में बैठकर इस शादी की इतला थी। मैंने अचानक इससे पूछा, हाँ ग्लोरिया, बॉस का नाम क्या है? क्या तुम्हें वाकई नहीं मालूम? ग्लोरिया ने हैरत भरे लहजे में पूछा। इसका नाम आलम शाह है। बज़ाहिर खुद को सिंध का जिम्मेदार जाहिर करता है। मुमकिन है कभी रहा भी हो। अब तो इसका गुजारा झूठ, फ्रॉड और इसी तरह के दूसरे गैर कानूनी कामों पर है। हैरत है, मैं मुँह ही मुँह में बिड़बिड़ाया। मैं कई मरतबा बॉस से मिला हूँ, मगर मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ कि इसका ताल्लुक सिंध से है। इस दौरान में हम KDA स्कीम
नंबर 1 पहुंच चुके थे। एक जगह पहुंचकर इसने गाड़ी को रुकवा दिया और हम पैदल ही रवाना हो गए। ग्लोरिया ने बॉस के घर का एड्रेस एक अलग पर्ची पर लिख लिया था। वो मकानों के नंबर देखती आगे बढ़ रही थी। इस वक्त हम दोनों मुसल्ले थे। मेरे बगली होलिस्टर में .3 का सिग पिस्टल और जेब में मशीन पिस्टल था। ग्लोरिया के पर्स में भी रिवॉल्वर था। एक बंगले के सामने पहुंचकर वो रुक गई। गेट पर पीपल के चमकदार हरूफ में आलम शाह लिखा हुआ था। वो 1000 गज पर बना हुआ बंगला था और अंदर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ रही थी। ग्लोरिया चंद लम्हे तक खड़ी बंगले का जायजा लेते रही, फिर कुछ फैसला करके आगे बढ़ी और कॉल बेल का बटन दबा दिया। दूर कहीं घंटी बजने की मदम सी आवाज़ सुनाई दी। फिर आईनी फाटक की जेली खिड़की खुल गई और अंदर से किसी शख्स ने झांक कर करख्त लहजे में पूछा, क्या है? मुझे मिसेस शाह से मिलना है, ग्लोरिया ने नरम लहजे में कहा। वो शख्स जेली खिड़की से बाहर आ चुका था। इसके जिस्म पर गहरे रंग का शलवार सूट था और शाने से राइफल लटक रही थी। सीने पर गोलियों की क्रॉस बेल्ट थी और चेहरे पे घनी मूंछें थी और इसके होंठ छुप कर रह गए थे। इसकी सुरख आंखों से अंदाजा हो रहा था कि वह नशे का आदी है। अपने हुलिया और करख्त लहजे से अंदरूने सिंध का बाशिंदा लग रहा था। इसने फिर करख्त लहजे में पूछा, क्या बात है बाबा? उर्दू में बात करो, मैं अंग्रेजी नहीं समझता। ग्लोरिया ने बहुत अदा से पलकें पिटपिटाई और बोली, मिसेस शाह, ये मिसेस शाह से मिलना चाहती है, आलम शाह साईं की बेगम से। वो एकदम मुहतात हो गया और चौंक कर बोला, क्यों मिलना चाहती है? वो दूसरा चौकीदार इन्हें जानता है, मैंने अंधेरे में तीर छोड़ा। दूसरा चौकीदार? वो चौंक कर बोला, यहाँ तो कोई दूसरा चौकीदार नहीं है, तो फिर वो साईं का कोई मुलाजिम होगा, मैंने बेपरवाही से कहा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।